वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज फिर अगला न्यूज़पेपर करते हैं 13 अगस्त का। और एक न्यूज़ आई है कि इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की लेकिन फेलियर हो गया। तो क्या होती है सैटेलाइट और कैसे उसे लॉन्च किया जाता है, पहले ये समझिए। सैटेलाइट एक उपकरण है जो इसरो ने बनाया था किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे कि वो ऊपर जाकर धरती के चारों तरफ घूमेगा और ये देखेगा कि पृथ्वी के ऊपर, भारत देश के अंदर कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर फ्लड आ रही है, कहाँ पर साइक्लोन्स आ रही है। तो वो रियल टाइम इमेजेस भेजेगा धरती के ऊपर। तो इसको ही कहते हैं सैटेलाइट, जो धरती के चारों तरफ घूमती है। अब इस सैटेलाइट को वहाँ पर पहुँचाने के लिए, जो आपने देखा होगा जहाँ से लॉन्च व्हीकल होता है, वहाँ से आपको दिखेगा बहुत बड़ा रॉकेट दिखेगा। लेकिन क्या वो पूरा रॉकेट एक सैटेलाइट होता है? नहीं। सैटेलाइट उस रॉकेट के अंदर होती है। एक्चुअल में क्या, वो तो एक मीडियम है उस सैटेलाइट को धरती से बाहर पहुंचाने का। क्योंकि कोई भी चीज धरती से एकदम से बाहर नहीं जा सकती जब तक एक पर्टिकुलर स्पीड को अचीव ना किया जा सके। यानी बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसको नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती है। आपने सुना ही होगा जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इतनी स्पीड से धरती उसको वापस खींचती है। लेकिन उस सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर उस लॉन्च व्हीकल से, मतलब यानी जो मिसाइल जा रही है उसको एक पर्टिकुलर स्पीड अचीव करनी होती है, तब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा पाती है। तो जो जिस चीज को, जो रॉकेट आप देखते हो उसको कहते हैं हम लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया के पास इस समय दो लॉन्च व्हीकल है पर्टिकुलर। एक का नाम है PSLV और दूसरे का नाम है, जो इसमें बात की गई है वो कौन है, GSLV, यानी जियो संक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक किस्म से ये नाम दिया गया है उस रॉकेट को जिसके अंदर वो सैटेलाइट जाती है। अब देखिए, तो जो GSLV F10 था, इस व्हीकल सैटेलाइट लॉन्चर का नाम क्या क्या था, GSLV F10। लेकिन ये फेल हो चुका है। और इसका लॉन्च कहाँ से होता है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन है हमारा श्री हरिकोटा में। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि श्री हरिकोटा किस स्टेट में लाई करता है, ठीक है, कौन सा समुद्र उसकी साइड में लाई करता है, दोनों आप इसका कमेंट करके बताओगे आप मुझे। इससे मुझे पता लगेगा आप देख रहे हो या नहीं। तो यही बात है कि ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेलियर हुआ है इसका। अब समझिए, ये तो रॉकेट था जिसके थ्रू वो सैटेलाइट ऊपर जा रही है। अब सैटेलाइट का नाम क्या था, सैटेलाइट का नाम था EOS-03। ये मिशन का नाम था EOS-03, यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। अर्थ को जो ऑब्जर्व करेगी सैटेलाइट, ऐसा मिशन था। इस मिशन का नाम था। और इसी सैटेलाइट को कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। और इसका काम क्या क्या था वही मैंने आपको बताया कि इस समय पर देख रहे हो आप, हिमाचल के अंदर कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पे फ्लड्स आ रही है, उत्तराखंड के अंदर फ्लड आ जाती है, कहीं पे साइक्लोन होती है, मतलब अर्थक्वेक्स आते हैं। तो रियल टाइम इमेजेस देना उस जगह की कि क्या काम था, इस सैटेलाइट का काम था। लेकिन बाय चांस क्या हुआ, ये फेलियर हो गया। अब इसका फेलियर क्यों हुआ, देखिए जो मैंने आपको बताया, ये लॉन्च व्हीकल है जो GSLV, ये ऊपर जब जाता है रॉकेट, तो ऐसा नहीं है पूरा रॉकेट बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। इसमें भी स्टेजेस होती है। यानी सबसे पहले जब ये नीचे से उड़ना शुरू होता है, ये 3 स्टेज में ऊपर जाता है। सबसे पहले जब नीचे से शुरू होता है तो सॉलिड फ्यूल यूज होता है, ठोस पदार्थ होता है जो जलता है और फ्यूल के तौर पे यूज होता है। उसको प्रेशर देता है, थ्रस्ट देता है, जिससे कि ऊपर जाए रॉकेट। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब ये सॉलिड फ्यूल खत्म हो जाता है तो सेकंड स्टेज आती है जिसमें हमारा लिक्विड फ्यूल यूज होता है। तो लिक्विड फ्यूल होता है। और लास्ट स्टेज होती है जो जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है, उसको कहते हैं क्रायोनोजेनिक इंजन स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर आपका लिक्विड फ्यूल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज होती है इस लास्ट स्टेज में। तो ये लास्ट स्टेज बहुत टिपिकल होती है। तो इसरो का जो ये लॉन्च व्हीकल था, ये लास्ट स्टेज में जाके फेल हो गया। यानी ये पर्टिकुलर अपनी डायरेक्शन से भटक गया, क्योंकि इसको उस लेवल का थ्रस्ट नहीं मिला, यानी फोर्स नहीं मिली जिस लेवल की से फोर्स चाहिए थी थर्ड लेवल में। तो इसी वजह से क्या हुआ है, ये अनसक्सेसफुल हो चुका है ये मिशन इसरो का। तो यहाँ से हमने बात जानी कि इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसने एक मिशन चलाया था जिसमें उसने एक लॉन्च व्हीकल, जो लॉन्च व्हीकल है उसे एक सैटेलाइट भेजनी चाहिए थी। लॉन्च व्हीकल का नाम है GSLV F10 और सैटेलाइट थी अर्थ ऑब्जर्वेटरी 3। तो यही इसमें बात करी गई कि वो ऑर्बिट के अंदर सेट नहीं कर पाया। ऑर्बिट क्या होता है, सैटेलाइट का एक ऑर्बिट होता है। यानी जब वो ऊपर चली जाएगी, धरती से बाहर चली जाएगी, तो वो एक कक्षा में ऐसे घूमेगी लगातार। उसको और कोई फोर्स नहीं चाहिए, वो अपने आप घूमती रहेगी। क्योंकि अर्थ के पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जैसे कोई वस्तु अर्थ के चारों तरफ घूमने लगती है तो वो घूमती ही रहती है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती रहती है, उसको अपने प्रभाव से दूर नहीं जाने देती। तो यही होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स G, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू आपकी एक्सेलरेशन की होती है। तो यही बात थी हमारी इस आर्टिकल से। अब थोड़ा चलते हैं
एक और फ्रंट भी आ रहा है किन्नूर में, यानी किन्नौर कहाँ पे लाइट करता है, हिमाचल प्रदेश में। एक लैंडस्लाइड हुई है जिसमें लगभग 14 to 15 पीपल की डेथ हो चुकी है। अब मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार कहा था कि भाई ऐसे मौसम में आप घूमने मत जाइए, मानसून के सेशन में घूमने मत जाइए, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है। अब हमें देखना है कि हम यहाँ से क्या पॉइंट निकाल सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश इंडिया में जम्मू कश्मीर से लाई करता है ऊपर की साइड। आपको मैप पे दिखाऊं तो मैं, ये देखिए यहाँ पर क्या लाई करता है ऊपर की साइड, हिमाचल प्रदेश, ये वाला हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। तो भारत के इस हिस्से में हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए जो पूरे पृथ्वी है उसको डिवाइड किया गया है कुछ जोन्स में, यानी जहाँ पर अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं। तो भारत के अंदर कुछ एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा इलाका है, ये वाला इलाका बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। तो उसमें क्या आता है, हमारा हिमाचल प्रदेश। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, एकदम से बहुत सारी मिट्टी पर्वत के ऊपर से खिसक जाना। अब ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए एक तो क्या है, अर्थक्वेक आ जाए, यानी वहां पर भूकंप आ जाए, और उस भूकंप की वजह से वो पहाड़ है जो हिलने लगे और लैंडस्लाइड हो जाए। तो पहला कारण तो ये है, यानी मैंने कहा है ये जो लैंडस्लाइड है इसके मेन दो कारण हो सकते हैं, एक मैन मेड और एक नेचुरल। अब नेचुरल में क्या क्या कारण है, एक तो बहुत तेज वर्षा हो जाए। अब आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी विश्व का टेम्परेचर अभी आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने एक रिपोर्ट दी है अपनी। उसने कहा है कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी जो वातावरण है आपका आसपास का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। तो कभी कभार क्या होता है, इन इलाकों में बारिश अगर तेज हो जाए तो बारिश अपने साथ मिट्टी को बहाती है। तो ऐसी पहाड़ की मिट्टी को अपने साथ बहाने लग जाती है, और उससे क्या होता है, लैंडस्लाइड, यानी बहुत ज़्यादा मिट्टी खिसकने का डर रहता है। तो यही 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 क्या है, हमारा एक नेचुरल कॉज है। और इसके साथ दूसरा नेचुरल कॉज है जो मैंने आपको बताया, ये सिस्मिक जोन का एरिया है। सिस्मिक क्या होता है, अर्थक्वेक जब आता है उसको कहते हैं सिस्मिक एक्टिविटी। तो ये वाला जो इलाका है वो अर्थक्वेक से प्रोन है। तो जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। तो यही बताया गया कि हिमाचल प्रदेश जो है, आगे एक आर्टिकल है इसमें, आगे जो मेन एडिटोरियल पेज होता है उस पर बताया गया कि हिमाचल प्रदेश का 70% इलाका ऐसा है इस स्टेट का जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है अर्थक्वेक के, और 14% ऐसा है जो वेरी हाई रिस्क में है। यानी 70% इलाका तो ऐसा है जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, कभी भी आ सकता है, और 14% ऐसा है जहाँ पर थोड़ी कम चांसेस हैं। तो यही बात हमने की गई है। अब ये अर्थक्वेक आता क्यों है, इसी जगह पर क्यों आता है, देखिए मैं बताता हूँ। पहले ना क्या था, ये भारत था ना जो, ये पहले यहाँ जुड़ा हुआ नहीं था चाइना से। इनिशियली क्या था, बहुत लाखों साल पहले ये सारा इलाका इस समुद्र में था, नीचे की साइड। तो ये एक अलग से प्लेट थी, यानी जो देश है ना आपस में वो सारे एक प्लेट के ऊपर तैर रहे हैं समुद्र के अंदर। हम सब पृथ्वी जो है ना, उसमें जो धरती है ना वो प्लेट्स में डिवाइडेड है, पूरी पूरी धरती प्लेट्स में डिवाइडेड है, और वो प्लेट पानी के ऊपर तैर रही थी। तो क्या था, ये जो वाले इंडिया वाला इलाका था, ये सारी एक प्लेट थी जो नीचे से ऐसे तैरते हुए आई और यहाँ पर आके चाइना वाले इलाके से जुड़ गई। और जैसे ही वो चाइना से टकराती है यहाँ पर हिमालय बन जाते हैं, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो उनका जो हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है ऐसे। तो यहाँ पर जैसे भारतीय प्लेट, ये इंडियन प्लेट आके ऐसे टकराई, इधर से ऊपर से एक प्लेट आई, तो दोनों आपस में टकराती है, तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हो जाते हैं जिनको हम हिमालय कहते हैं। तो वो जो इलाका है ये वाला सारा, ये प्लेट्स की बाउंड्री है। तो जैसे ही उन प्लेट्स की बाउंड्री में कोई भी हलचल होगी तो यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप समझ गए कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इतना अर्थक्वेक प्रोन क्यों है, यानी अर्थक्वेक आने के इतने चांसेस क्यों हैं यहाँ पर। तो यही एक कारण है कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड क्यों होती है। ठीक है, यहाँ से हमने जाना हिमालयाज भी कैसे बने हैं। हिमालय कैसे बने थे, एक इंडियन प्लेट थी और एक क्या थी, हमारी यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेट के टकराव से क्या बने हैं, हिमालय। इंडियन प्लेट आप समझ गए जो भारत है हमारा, और यूरेशियन प्लेट क्या है, जो ऊपर अपना चाइना लाई करता है, रशिया, ये आपको देखा जाए तो ये वर्ल्ड मैप है अगर, तो वर्ल्ड मैप में अगर ये भारत है तो यहाँ पर इंडियन प्लेट थी कुछ छोटी सी, और जो ये ऊपर की प्लेट है यहाँ पर क्या थी, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब यूरोप और प्लस एशिया, ये एशिया है और इधर क्या है, यूरोप है जाकर, इस साइड यूरोप है जाके। तो जो ये प्लेट थी एशिया प्लस यूरोप क्या बन गई, यूरेशियन प्लेट। तो ये यूरेशियन प्लेट से कौन टकराई थी, इंडियन प्लेट। पहले इंडिया का जो ये हिस्सा था ये यहाँ से आया था टूट के, इस जगह से जाते जाते ऊपर जाके ऐसे टकराया था यहाँ पर। तो यही सारी बातें थी कि कैसे प्लेट्स आपस में जुड़ती है और लैंडस्लाइड आने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि ये प्लेट की बाउंड्री पे लाई करता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पर चांसेस है कि अर्थक्वेक ज़्यादा आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट था बहुत तगड़ा, तो ये आपने समझा। चलो आगे चलते हैं। एक बात आई है कि यहाँ पर
कि जो अफगानिस्तान के अंदर केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग है। रिपोर्ट क्या है, टू एंड वॉयलेंस काबुल ऑफर पावर शेयरिंग डील विद तालिबान। अब जैसे आप कोई सिटी का नाम सुनते हो ना, अगर कहीं पर न्यूज़पेपर में आपको दिखे कि दिल्ली, तो इसका मतलब समझ जाना वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे यहाँ पर काबुल ऑफर्स का मतलब है कि यहाँ पर काबुल का मतलब है अफगानिस्तान पूरा, यानी किसी भी देश को वो कैपिटल से डिनोट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो इसी तरीके यहाँ पर कहा गया है कि काबुल ने ऑफर किया है पावर शेयरिंग किसके साथ, तालिबान के साथ। अब तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, इसके लिए मेरी पूरी डिटेल्ड वीडियो है। यहाँ पर वीडियो के ऊपर एक आई आता है, मैं वहाँ पर वो लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको लिंक को क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है पूरी। तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन था जो अब फिर से अफगानिस्तान में उठने लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर से यूएस से अपनी फोर्सेस को वापस लेकर चला गया। तो अब इस समय पर अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो रह गई है, और वो किससे लड़ रही है इस समय, तालिबान से लड़ रही है। समझ गए, एक तरफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है और एक तरफ तालिबान है। तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जिसने मैक्सिमम इलाके पर अफगानिस्तान में अब कब्जा कर लिया है। अब देखिए अफगानिस्तान का अगर मैप आपको मैं दिखाऊं तो विद लिमिटेड मीन्स दैट आई हैव, तो मैं अगर आप मैप खोल के देखना अफगानिस्तान, तो इस तरीके से कुछ आपको मिलेगा। तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, और काबुल के नीचे सिटी लाई करती है गजनी, और एक कंधार। कंधार यही है जहाँ का कंधार नरेश शकुनी था महाभारत में, और गजनी वो है जो महमूद गजनी आया था, गजनबी आया था जो अटैक करने भारत पे, ठीक है। तो यहीं से आया था गजनी से, अफगानिस्तान से। तो ये काबुल क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है। तो इस समय बस काबुल ही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर है। बाकी जो ये इलाके लिखे हैं यहाँ पर, हेरत, फैज़ाबाद, कंधार, गजनी, ये सारे इलाकों पर किसने अटैक कर लिया है, यहाँ पर कब्जा किसने कर लिया है, हमारे क्या मतलब आतंकवादी संगठन तालिबान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। भारत तो चाहता भी नहीं, भारत ने तो ये कह दिया कि हम तालिबान से बात ही नहीं करेंगे, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, हम इससे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की भी ये मूर्खता है भाई। आने वाले समय में अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाती है, तो क्या जो हमने वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर सारी डेवलपमेंट कर रखी है, हमने अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनवा रखी है, वहाँ पर बहुत सारे नेशनल हाईवेज बनवा रखे हैं भारत ने, तो अगर वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती है और भारत सरकार कहती रहती है कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भारत का ही नुकसान है भाई। ये तो ऐसा हुआ, आपने किसी को बहुत अच्छा दोस्त बनाया, उसको खिलाया पिलाया, सब कुछ बात करी उससे, और फिर बाद में वो कहे कि भाई वहाँ पर कोई और आके उसको भड़का दे, और आप कहे चल अपनी एस्टेसी में जा, मैं तेरे से बात नहीं करता। तो ये तो गलत है। कहीं ना कहीं अपने दोस्त को आपको समझाना चाहिए कि भाई कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही एग्जाम्पल है क्या हमारा अफगानिस्तान का। भारत को बिल्कुल भी कट्टर नहीं होना चाहिए तालिबान के खिलाफ, भले ही वो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन फ्यूचर क्या दिख ही रहा है, तालिबान जैसे ही वहाँ पर पावर में आएगा तो भारत का तो पत्ता कट जाएगा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत होगी। भारत को भी थोड़ा अपना एकोमोडेटिव स्टेप लेना चाहिए, यानी चलो कुछ आप झुक जाओ, कुछ हम झुक जाते हैं, तो भारत को भी ऐसा करना चाहिए। तो ओवरऑल न्यूज़ क्या है कि तालिबान ने हर इलाके पे अब कब्जा करना शुरू कर दिया है, और जो काबुल के अंदर अफगानिस्तान की सरकार बैठी है उसको भी पता लग गया है कि कहीं ना कहीं 2-4 महीने में तालिबान काबुल के ऊपर भी अटैक करके कब्जा कर लेगा। तो काबुल की सरकार ने ऑफर किया है कि हम तालिबान के साथ मिलकर एक सरकार बनाने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ काबुल को लगा कि अपने तो पत्ते कट रहे हैं, तो काबुल ने सोचा कि अपने आप को बचाने के लिए तालिबान के साथ सरकार बना लेते हैं। तो यही बात कहाँ पे है, इस वाले आर्टिकल में थी, ठीक है भाई। अब जो एक और जो मेन आर्टिकल है बिल्कुल बीच में जाके आया है, वो है ये पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बात की गई कि पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो एंड हो चुका है, और जो ये सेशन था ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारी पार्लियामेंट बिल्कुल इनफेक्टिव हो चुकी है, कैसी हमारी संसद बिल्कुल इनफेक्टिव हो चुकी है, ये सेशन ने हमें बताया। अब पहली बात, मेरी एक वीडियो है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। अगर नहीं देखी तो यहाँ पर समझ लीजिए एक बार। देखिए क्या होता है, पार्लियामेंट के कुछ सेशन होते हैं, और पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, और लास्ट में क्या होता है, विंटर सेशन। तो इस समय पर जो चल रहा था सेशन जुलाई टू अगस्त, वो कौन सा था, मॉनसून सेशन, ठीक है। बजट सेशन शुरू में आता है, फरवरी के टाइम पे आता है, फिर ये लास्ट में आता है, दिसंबर के टाइम पे आता है, सर्दियों के टाइम पे विंटर सेशन। तो ये जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, ये बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है, और आर्टिकल 85 में यही लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कॉल द सेशन।
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही टाइम देगा कि भाई कौन सा सेशन कब शुरू होना है। सेशन एक किस्म से क्या है कि सारे लोग एमपी इकट्ठे होंगे कहाँ, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो यही बात थी। अब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब की बार मॉनसून सेशन में क्या क्या खामियां थी वो देख लीजिए। लगभग 19 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ था, पिछले महीने की 19 जुलाई, और आज देख लीजिए क्या है, एक भी महीना नहीं हुआ पूरा। तो ये मॉनसून सेशन एंड हो गया। अब एंड क्यों हुआ? अब की बार मॉनसून सेशन में भारत के जो देशवासी हैं उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ है, मैं ऐसे कहूँगा। क्योंकि अब की बार अपोजिशन ने सेशन चलने ही नहीं दिया और सरकार ने भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया अपोजिशन को। तो कहीं ना कहीं दोनों की गलतियाँ थी। और जैसे ही कोई भी लोकसभा या राज्यसभा स्थगित होती है तो उनकी प्रोसीडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उनको वहाँ पर सबको बुलाने में, उनके अरेंजमेंट में, उनकी सिक्योरिटी में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है, करोड़ों में यहाँ पर नुकसान हुआ है, लगभग 120-30 करोड़ का नुकसान हो गया है अब की बार इन सेशन की वजह से। अब आप समझिए कि क्या हुआ है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के लोग आते हैं और कुछ बिल पारित करते हैं, लेकिन पहले होता है, डिसाइडेड होता है कि कितने समय लोकसभा लगेगी, कितने समय राज्यसभा लगेगी। तो इस बार अगर डिसाइड किया गया था कि 100 घंटे लोकसभा लगेगी, अगर डिसाइड किया गया था, तो उसमें से केवल 19 घंटे लगी है, यानी 19% टाइम ही लोकसभा लग पाई है। समझ गए? जितना भी टोटल डिसाइडेड टाइम था उसमें से कुल 19% ऑफ द टाइम बस लोकसभा लग पाई है। ऐसी राज्यसभा भी लगभग 25% के करीब ही लग पाई है। यानी अगर राज्यसभा ने सोचा था कि पूरे जो 2 महीने हैं मॉनसून सेशन के, उसमें अगर 100 घंटे लगना है तो उसमें से राज्यसभा कुल 26 घंटे लगी है। तो कहीं ना कहीं ये इनएफिशिएंसी दिखाता है आपको हमारी पार्लियामेंट की। क्या यानी डिसाइड तो किया गया था काफ़ी ज़्यादा दिनों तक सेशन चलेगा, लेकिन जो टाइम अलॉटेड था उससे बहुत कम दिनों ये सेशन लगा है। तो ये पहली बात थी, पुअर वर्किंग कंडीशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगली बात है, पब्लिक का मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है, अभी बात बताई मैंने आपने। और अब की बार जो ये सेशन था मॉनसून सेशन, इसमें 20 बिलों को पारित किया गया। अब बिल क्या होता है? पहले एक बिल आता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, वो एक्ट बनता है। तो 20 बिलों को एक्ट में बदल दिया गया। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इन 20 बिलों के ऊपर, 20 बिल्स के ऊपर कोई डिस्कशन हुई ही नहीं। क्योंकि अपोजिशन क्या कह रहा था कि पेगासस वायरस जो आया लैपटॉप्स के अंदर, फोन्स के अंदर, क्या हुआ था, जो भारतीय सरकार है उसने इजराइल से एक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक वायरस खरीद के कुछ अपोजिशन लीडर्स के, कुछ जर्नलिस्ट के फोन में डाल दिया और उन पे सर्वेलेंस किया, उनकी निगरानी की। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन चाह रही थी कि पेगासस वायरस के ऊपर डिस्कशन हो। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट इस टाइम मोदी की, उसने इसके बारे में रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अपोजिशन ये लड़ाई करती रहेगी कि आप पेगासस पे डिस्कशन करो, और जो इस टाइम पे लीडरशिप में है मोदी की गवर्नमेंट, वो बिल पास करती गई। यानी उन बिलों के ऊपर डिस्कशन हुई ही नहीं, क्योंकि अपोजिशन किसी और तरफ चल रही थी और केंद्र की सरकार किसी और तरफ चल रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, 20 बिल पारित हुए लेकिन कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के लिए बहुत गलत बात है। देखिए क्या होता है, चाहे हो लोकसभा चाहे हो राज्यसभा, वहां पर दो चीज होती है। आपने सेपरेशन ऑफ पावर सुना होगा, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। अब जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, ये समझिए। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर बैठे हैं वो लेजिस्लेटिव है, यानी वो कानून बनाने में सहायता करते हैं, उनको लेजिस्लेटिव कहते हैं। यानी हर एक एमपी क्या होता है, लेजिस्लेटिव होता है। लेकिन जो टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, जो उस कानून को आगे लागू करवाते हैं, उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है। एग्जीक्यूटिव मेनली कौन होएगा? जिसकी सरकार चल रही है केंद्र में, जैसे मोदी की सरकार है तो उसके ही बड़े बड़े मंत्री होते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके मंत्री होंगे, और वही मंत्री आगे उस कानून को लागू करवाएंगे, तो उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव एक कानून पेश करते हैं पारित करवाने के लिए, तो ये हक बैठता है लेजिस्लेटिव का, सारे जो एमपी है उनका हक बैठता है कि वो क्वेश्चन करे, किससे? एग्जीक्यूटिव से। यानी सरकार से क्वेश्चन कौन करे? जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, वो अपने राग में चल रहे थे, तो डिस्कशन तो हुई नहीं, 20 के 20 बिल ऐसे ही पारित हो गए, क्योंकि मोदी की सरकार इस टाइम मेजोरिटी में है, उसको अपोजिशन का साथ ही नहीं चाहिए। तो यही यहाँ पर हुआ है। अब कुछ बात बताना चाहूंगा आपको, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं, किसी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। अब की बार कौन सी लोकसभा चल रही है? 17th लोकसभा चल रही है, सबसे मेन बात। लेकिन पहले देखो, 15वीं, 16वीं और 17वीं। 15वीं लोकसभा थी जब हमारा मनमोहन सिंह जी थे, 2009 से 2014 के बीच में। तो कहा जाता है कि एक सेशन में अगर कोई बिल पेश हुआ, यानी अगर 100 बिल पेश होते थे किसी सेशन में, तो उनमें से केवल 18% बिल ही पास हो पाते थे, क्योंकि इस समय पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती होगी इस समय पर।
अपोजिशन में और रूलिंग पार्टी में, इसलिए कुछ बिल पारित नहीं हो पाते थे क्योंकि प्रॉपर मेजोरिटी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मोदी की सरकार आती है 2014 से और अगले 2019 में, क्या होता है, नंबर ऑफ बिल जो एक सेशन के अंदर पास होते हैं उनकी परसेंटेज बढ़ जाती है, पहले 33% और फिर 70%। यानी अगर इस समय पर कोई बिल पेश होता है तो 70% ऐसे चांसेस है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन पहले चांसेस थे कुल 18%। अब चांसेस क्यों बढ़ गए? क्योंकि डिस्कशन कम हो गई है, क्योंकि मोदी की सरकार ज़्यादा मेजोरिटी में है, वो चाहती नहीं अपोजिशन से डिस्कस करना ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन में हमारी इंडिया के अंदर इस टाइम स्ट्रांग नहीं है, ये भी एक गलत बात है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो वो क्वेश्चन कर पाएगी किससे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है उससे। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि अब की बार जो पार्लियामेंट थी वो इनइफेक्टिव थी इस मॉनसून सेशन में, और यही हमारे देश की एक खामी यहाँ पर नजर आई है। अब अगली बात मैं एक बात बताऊंगा, एक होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब ये कहा गया है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज का भी रोल खत्म हो गया है एक किस्म से, ऐसा लग रहा है। अब देखिए क्या होता है, पार्लियामेंट आप समझिए क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करता है। तो पार्लियामेंट मेनली है लोकसभा और राज्यसभा, और इन पार्लियामेंट के अंदर कुछ कमिटीज बनाई गई है। यानी अगर कोई बिल वहां पर पेश किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो लोकसभा और राज्यसभा का स्पीकर और चेयरमैन होते हैं, उनकी मर्जी होती है कि उस बिल को किसी कमेटी के पास भेज दिया जाए। अब कमेटी का काम क्या है कि उस बिल पे बिल्कुल डिटेल्ड वे से देखे कि क्या ये बिल सही है, क्या लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, क्या इसकी खामियां है। उसके डोमेन एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। यानी जैसे कोई फार्म बिल्स है, तो जिसको फार्म फील्ड की ज़्यादा नॉलेज होगी उनको बुलाया जाएगा कि क्या ये बिल सही है, डिस्कस किया जाएगा। ऐसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई फाइनेंस का रिलेटेड बिल है, तो ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो पहले आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके हो या आरबीआई में काम कर चुके हो, जिनको इस बारे में नॉलेज हो। तो इस तरीके से कमिटीज के पास भी डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, यानी उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो अब के समय में क्या हो रहा है, सीधा बिल लोकसभा आ रहा है, राज्यसभा में जा रहा है और प्रेसिडेंट से साइन हो रहा है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के जो, लोकसभा का कौन होता है, स्पीकर, और राज्यसभा का चेयरमैन ओम बिरला और वेंकैया नायडू। ये ओम बिरला और वेंकैया नायडू इस समय पर जो बिल्स है इनको कमिटीज के पास भेज ही नहीं रहे हैं, यानी बहुत कम बिल ऐसे हैं जो कमेटी के पास भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बिल्स के ऊपर बहुत कम डिस्कशन हो पा रही है कमिटीज के अंदर भी, और ऐसे अंधाधुंध बिल को पास किया जा रहा है। तो यही इस आर्टिकल के अंदर सारे पॉइंट कहने की कोशिश की गई है। अब यही थी सारी बातें जो हमने करनी थी आज। और अगर आपको देखना है मॉनसून कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट के बिल्कुल डिटेल वे से, ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है, तो इसके लिए मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जरूर देखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेलीग्राम पे आपको इसकी पिक मिल जाएगी, और मैं चाहूँगा आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। सो थैंक यू एंड होप यू लाइक इट। और किसी को, हाँ, अकेडमी पे हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, किसी को नया बैच ज्वाइन करना हो आपके फ्रेंड को, तो वो आ सकता है। अभी टाइमिंग है मॉर्निंग 10:30 AM। सो होप यू लाइक। थैंक यू।